हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो स्वप्निल, एमपी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग भाई? थैंक यू स्वप्निल। बस मुझे 1 मिनट आप लोग दो, है ना, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास को। ओके। गुड मॉर्निंग रिंकेश। चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक के चैनल पे। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू रिंकेश। बर्थडे वाला तो हिसाब हम अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी क्लास को शेयर कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चलो, है ना, ये काम पहले सबसे ज़रूरी कि क्लास को आप लोग शेयर कर दो ताकि बाकी के लोग भी आ जाए और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें और आपके साथ में चीज़ों को शेयर कर दूँ, है ना। काफ़ी टाइम से मेरी क्लासेस नहीं हो रही तो आप लोग भी सोच रहे हो कि कहाँ मैं गायब हूँ, है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, गुड मॉर्निंग शशि। हेलो। चलिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ और फिर इसके बाद में हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी क्लासेस के बारे में आपको बता दूँ कि भाई हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, किस तरह से क्लासेस होंगी। तो कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो कुछ थ्योरी क्लासेस हम शुरुआत में कंडक्ट करेंगे, ओके, जो कि मंडे टू फ्राइडे आपकी रहेंगी सुबह को 10 बजे। आप सबको पता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं सेशन लेकर के आ रही हूँ सुबह 10 बजे का, है ना। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग सुबह 10 बजे क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और इसी थ्योरी पर बेस्ड हम दोपहर को 1:30 बजे क्लास करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऐप पे होगी। ओके, तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उसको आप लोग कर लो और ताकि 1:30 बजे वाली मेरी जो क्लास है वो आपको मिल सके, है ना। खुश रहो भाई। चलो, तो शेयर कर दो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग और फिर हम देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक के साथ में आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम है या अगर आप नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, आपको मिलती है यहाँ पर टेस्ट सीरीज, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस मिलती हैं, आपके डाउट सेशन होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक जो आपका है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप आओ और तैयारी में जुट जाओ, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, अच्छे से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो अब आपका एक काम क्या है कि मैं देखो क्लासेस लेकर के आपके लिए आ गई हूँ, तो आपका ये काम बनता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहें। आपको यहाँ पर मिलेगा क्या क्या वो मैं आपको पहले शेयर कर दूँ कि भाई आपको टॉप फैकल्टीज़ मिलती हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, ओके, जिनके साथ में आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे जिसके थ्रू अगर मान लीजिए कि इन केस आपकी लाइव क्लास मिस हुई वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आप नोट्स के थ्रू भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी चीज़ें हम बीच में अभी डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप लोगों को एक्सप्लेन भी भाई करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, है ना। देखते कितना आपको आ रहा है। तो आप लोग आज ही टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सके दोपहर को 1:30 बजे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है जीन पियाजे और इनकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। आप सबको ये बात पता है कि आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं,
चाहे वो CTET का एग्ज़ाम हो, UP टेट का एग्ज़ाम हो, DSSS आपका हो, कोई टीचिंग एग्ज़ाम आप देख लो, वो जीन पियाजे के बिना तो अधूरा है, राइट। तो भाई हम जीन पियाजे की थ्योरी को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें, राइट। हाँ, पार्टी भी मिल जाएगी, क्या टेंशन ले रहे हो, पार्टी वाली कौन सी बड़ी बात है तुमको, लेकिन आना पड़ेगा भाई, दिल्ली आना पड़ेगा, है कि नहीं। पार्टी अगर चाहिए तो दिल्ली आ जाओ जल्दी से, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो मुझे अब आप एक चीज़ बताएंगे कि जो जीन पियाजे हैं वो किस फ्रेम में आते हैं, मैं उसी के बाद में स्टार्ट करूंगी क्लास को, है ना। आपको ये मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जीन पियाजे किस फ्रेम में आते हैं, मीन्स किस ढांचे में आते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक बार ज़रा सा जल्दी मुझे बता दो आप, है ना, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। चलो बताइए भाई। जीन पियाजे के बारे में हम सब लोग जानते हैं, है ना, आप भी जानते हो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, इतनी बार आप दे चुके हो, है कि नहीं। तो जीन पियाजे के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ये आते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में आते हैं, मीन्स संरचनावादी ढांचे में ये आपके आते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव फ्रेम का मतलब क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। कंस्ट्रक्टिव फ्रेम का मतलब है कि जहाँ पर किसी चीज़ के निर्माण के बारे में बात करी जाए, है कि नहीं, ठीक है, जहाँ पर किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी जाए, तो यहीं पर आपकी बात उठ जाती है संरचनावादी ढांचे के बारे में। अब पियाजे ने आपको थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो भाई हम यहाँ पर निर्माण किसका करेंगे, हम निर्माण करेंगे अपने ज्ञान का, यानी कि नॉलेज का निर्माण करेंगे हम, ओके। तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं आपके जीन पियाजे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखे, बोलो ध्यान रहेगी कि नहीं ध्यान रहेगी, बता दो भाई जल्दी से। ज्ञान का निर्माण, क्योंकि इनकी थ्योरी ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत। तो भाई ज्ञान का निर्माण करने के बारे में बात करते हैं आपके जीन पियाजे, ओके। आइए तो हम इनको स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इतनी बात मैंने आपको बता दी कि कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में आते हैं, नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्लैश होता है आपका जब हम वाइगॉत्स्की को भी पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वाइगॉत्स्की भी तो बात करते हैं ना कि भाई ज्ञान का निर्माण करना है, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग अलग अलग तरह से ज्ञान का निर्माण कराते हैं, है ना। वेरी गुड निशी, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। चलो तो भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें दिया है किसने, जीन पियाजे ने। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, बताओ भाई जल्दी से। चलो, जो जीन पियाजे हैं आपके, वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, कौन बताएगा इस चीज़ को, बोलो भाई। शशि है, निशी है, स्वप्निल है, ऋषु है, सोनी, कौन बताएगा, बताओ। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, है ना, जल्दी से बता दो भाई। तो जीन पियाजे, अगर इन केस नहीं आ रहे, दिख रहे हो स्वप्निल, दिख रहे हो, सब दिख रहे हो भाई, है, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत कम जनसंख्या है क्लास की, है ना, इसको एक बार शेयर भी कर दो। स्विट्जरलैंड के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, ओके निशी, राइट, गुड, थैंक यू ज्ञानाक्षा। हाँ, तो ये भाई स्विस मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के निवासी रहे हैं, ओके। ये जीन पियाजे जी हैं जिन्होंने पूरी अपनी थ्योरी दी है। जीन पियाजे एक प्राणी विज्ञानी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ समय तक अपने ही बच्चों के ऊपर अध्ययन करते रहे, लगभग 33 साल तक, ओके। तो ये प्राणी विज्ञानी रहे और इन्होंने एक बात ये कही पूरा प्रयोग करते हुए कि जो बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, निशी कमेंट आ रहे हैं, तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, मीन्स सेल्फ करेगा, खुद से करेगा। वो किसी समाज के साथ में या किसी बड़े MKO के साथ में, किसी सदस्य के साथ में, उससे नहीं करता है, वो खुद से अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है। जय हिंद, गुड मॉर्निंग,
ओके तो खुद से का मतलब अब मुझे बताओ, खुद से वो कौन सा ज्ञान बनाएगा? कि खुद से भाई साहब न्यूटन की तरह थ्योरी बना दे रहा है, इतना हर बच्चा तो पॉसिबल नहीं होगा। खुद से ज्ञान के निर्माण का मतलब है कि जो वो एक्सपीरियंस को अपने आसपास देखता है ना, अपने परिवेश में जो वो अनुभव को ग्रहण करता है, उनके थ्रू अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो बेसिकली अनुभव और वातावरण है ना, इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके किस चीज़ के लिए? ज्ञान के निर्माण के लिए। अकॉर्डिंग टू किन के? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? प्लीज़ मुझे आंसर करो भाई जल्दी से। चलो, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? जल्दी से बता दो भाई। अगर कोई डाउट है तो मुझे यहीं पे रोक करके आप पूछ लो, है ना, क्योंकि 1:30 बजे जब एमसीक्यूज कराऊंगी ना आपको, तो कोई एमसीक्यूज गलत नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो ऑनलाइन वाली पिटाई होगी जो अपना फंडा पहले चलता था। चलो आंसर कर दो भाई एक बार जल्दी से। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत को हम किन किन नामों से जानते हैं, कौन कौन से और नाम आपके रहते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो जीन पियाजे की थ्योरी को हम विकासी अवस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। गुड मॉर्निंग पूजा। ओके अब विकासी अवस्था सिद्धांत क्यों है? क्योंकि इन्होंने 4 स्टेजेस आपको दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसलिए इसको हम डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से या स्टेज थ्योरी के नाम से हम इनके सिद्धांत को जानते हैं, अवस्था सिद्धांत, या इसको हम विकासात्मक सिद्धांत मींस डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ओके अब जो डेवलपमेंटल थ्योरी है इन्होंने दी है, इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं आपके कौन? तो भाई जीन पियाजे कहे जाते हैं फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ओके कभी इन केस एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो ये चीज हम नहीं भूलेंगे। ओके फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके चलिए मैं सब बना दूंगी, टेंशन मत लो। इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और एक दूसरी बुक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये दो इनकी पुस्तक का नाम है। हाँ जीन पियाजे के ही एमसीक्यूज होंगे। ओके डोंट वरी। दिव्या प्ले स्टोर में जाओ और टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर लो। अब जीन पियाजे जी का एक फेमस स्टेटमेंट है भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जीन पियाजे जी का। क्या बोला है इन्होंने? तो इन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोला है जीन पियाजे जी ने। ठीक है देख रहे हो, मतलब नन्हा वैज्ञानिक, और तुमसे क्या हो पा रहा है, एक आंसर भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। हाँ तो बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, मीन्स चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट एंड क्रिएट्स हिज नॉलेज बाय हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ का मतलब आप समझ गए हैं कि एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है इतनी बात क्लियर है। इस स्लाइड में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है देन प्लीज आस्क, पूछ लो भैया जल्दी से मुझसे। शशि, निशी, रिशु, पूजा, किसी को भी कोई डाउट हो इस वाली स्लाइड में तो मुझसे पूछ लो। देखो पियाजे इतने अच्छे से तैयार करा दूंगी ना कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना, तो जल्दी से पूछ लो मुझसे। तब तक मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ। मैम जो नहीं डाउनलोड करेगा वो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब डाउनलोड नहीं करोगे तो कैसे देख पाओगे भाई, हैं। अब मैं तो आऊँगी नहीं तुम्हारे घर पे कि भाई लगा दिया आकर के पूरा बोर्ड कि ऑफलाइन पढ़ा दूँ तुमको, तो वो भी तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए ठीक है आ जाओ, अगले पे चलते हैं हम लोग। हाँ तो अब हम बात करेंगे जीन पियाजे ने जो बोला है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, कि तो भाई वो ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, कुछ प्रोसेस होंगी ना ज्ञान के निर्माण की, है ना। तो उन प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की, क्या स्ट्रक्चर, क्या प्रोसेस, क्या तरीका रहता है। ओके आइए
तो भाई पहला पॉइंट हम बात करते हैं संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। किसी को याद है इसके बारे में? एनीवन? कोई है जो बता सकता है ये चीज मुझे? कोई महारथी हमारा? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बोलो भाई। कौन बताएगा मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दो। हाँ देखो आकर के पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं चल रही। मुझे लग रहा है कि जब से मैंने छोड़ा तुम्हारा तो मतलब डब्बा गुल है ना, बंद करके रख लियो तुम लोग एकदम कॉपी किताबें। हाँ हाँ, तो संगठन के बारे में हम बात करते हैं। संगठन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना, है ना। जब हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, जब आप भी ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उस टाइम पे जितनी भी मेंटल प्रोसेस है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, लक्ष्मी धर गलत, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर हम एक अलग टर्म में यूज कर रहे हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर ये टर्म क्या कह रही है आपकी? ये कह रही है कि भाई जितना भी हम ज्ञान का निर्माण करेंगे, हमारे जितनी भी मेंटल प्रोसेस हैं, जितनी भी मानसिक चीजें हैं, वो सब एक साथ मिलकर के काम करती हैं, है ना। तो मैं लिख देती हूँ कि भाई मानसिक योग्यताएं मीन्स हमारी जो मेंटल एबिलिटीज हैं, एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट यहाँ पर? अब आप खुद सोचो ना कि आप चीजों को याद भी कर रहे हो, आप लॉजिक भी लगा ले रहे हो, है ना, आप समझ भी रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? थैंक यू लावण्या, है कि नहीं? तो यही मतलब है आपका संगठन का कि जितनी भी मेंटल प्रोसेस हमारी है वो सब एक साथ मिलकर के काम करती हैं। सिंपल, खत्म काम। समझ में आ गया हो तो एक बार हाँ कर दो। अब देखो आकर के दूसरा तरीका क्या है ज्ञान का निर्माण का, है ना, उसको देखो आकर के। तो भाई दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो अनुकूलन का मतलब क्या है आप समझो। अनुकूलन सिंपल सी बात है कि जितने भी लोग आपके समाज में हैं, सोसाइटी में हैं, इवन हम और आप, हर एक व्यक्ति एडजस्ट करने की कोशिश करता है, राइट। हम सब समायोजन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं ना। तो वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति समायोजन करने की कोशिश करता है, चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए कि हम लोग भाई इतना, कभी कभी बहुत गर्मी हो जाता है, हद गर्मी हो जाती है भाई साहब, है ना, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं ना। ये कहो या तो कहो कि हमारे पास इतना पैसा भरा हुआ है कि हम छोड़ करके भाई साहब शिफ्ट हो गए जाकर के शिमला में, थैंक यू ऋतु, है ना। ऐसा तो नहीं करते हम लोग, है कि नहीं? बट हम एडजस्ट करते हैं भाई। जैसे तो इसी तरह से हम नॉलेज में भी जब हम ज्ञान का निर्माण करते हैं तब
अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलो एक बार जरा सा। अभी क्लियर है? ओके, या अभी भी किसी तरह की कोई समस्या? बोलो 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 बोलो। अब ठीक है ना? चलो, तो भाई हम एडाप्टेशन दो तरह से करते हैं। ओके, 2 टाइप आपके हैं एडाप्टेशन के। तो भाई एक है आपका एसिमिलेशन और एक है आपका समायोजन या समंजन, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब हम इन दोनों टर्म को क्लियर कर लेते हैं। रीजन क्या है इन दोनों टर्म को क्लियर करने का? क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज होते हो भैया, है कि नहीं? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, है ना? कंफ्यूज हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना काम। आइए तो भाई देख लेते हैं इसको हम। भाई क्लास को शेयर कर दिया करो, इतनी कम जनसंख्या है। अब तो क्लास यहीं पे होगी ना, तो आना चाहिए ना आप लोगों को, है कि नहीं? हाँ, तो भाई समावेशन या आत्मसातीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो हम चीज़ों को हूबहू ऐड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कैसे हूबहू ऐड होता है। ओके, इसको समझिए आकर के भाई। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसने एक डॉग को देखा, 4 पैर वाले कुत्ते को देखा। ठीक है, एक छोटे बच्चे ने 4 पैर वाले कुत्ते को देखा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने जब कुत्ते को देखा और इसने इसको बोल दिया पापा ने कि भैया ये कुत्ता है। अब इसने यहाँ पर क्या किया, इसने 4 पैर वाले घोड़े को देखा भाई, तो कह रहा है घोड़े को कि पापा ये भी कुत्ता है क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं। तो इसने जो 4 पैर वाला कॉन्सेप्ट था उसको क्या किया, एसिमिलेट कर लिया बिना मॉडिफाई किए। बोलो हाँ, इसको इसने क्या किया, इसने इसको बिना मॉडिफाई किए इसने एसिमिलेट कर लिया ना, समावेशित कर लिया, आत्मसात कर लिया। हाँ, एसिमिलेशन मीन्स जैसा हमने देखा उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए, बस उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लिया बिना मॉडिफाई किए, बिना संशोधन किए। ठीक है, तो जानकारी में कोई भी जब हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई संशोधन नहीं करते हैं और पुरानी जानकारी में नई जानकारी को हूबहू ऐड करते रहते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। थैंक यू सो मच, थैंक यू अखिलेश। क्लियर? जल्दी से बता दो भाई। यूट्यूब पे एमसीक्यूज नहीं कराएंगी आपको, इसी टॉपिक के एमसीक्यूज मैं टेक्स्ट बुक ऐप पे कराऊंगी 1:30 बजे, है ना? तो आप टाइम से आ जाइएगा वहाँ पर। ओके हाँ निशी, ठीक है? तो नॉलेज को मीन्स पुराने ज्ञान में नई जानकारी को हूबहू ऐड करते रहना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। अब हम अगर एकोमोडेशन के बारे में बात करें तो एकोमोडेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम मॉडिफाई कर लेते हैं जानकारी को, है ना? इसमें हम संशोधन कर लेते हैं। तो भाई ये मॉडिफिकेशन आपका इसमें हो जाएगा, एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, मीन्स जब हम पुरानी जानकारी में नई जानकारी के आधार पर बदलाव करते हैं, चीज़ों को हम चेंज करते हैं, ओके, तो इसको हम कहते हैं समंजन यानी कि संशोधन। क्लियर हो गया हो तो बता दो जल्दी से मुझे। चलो टेक्स्ट बुक ऐप बेटा, ओके हाँ जल्दी से बता दीजिए। अभी क्लियर हो गया आपको दोनों चीज़ें? जल्दी से भी बता दो, एसिमिलेशन एकोमोडेशन बोथ क्लियर? अभी एक और, हाँ फ्री क्लास है लावण्या, एकदम फ्री क्लास है। ओके टेक्स्ट बुक ऐप रिजवाना, टेक्स्ट बुक ऐप, ओके प्ले स्टोर पे जाइएगा, मिल जाएगा आपको। हाँ तो जल्दी से बता दो, कोई डाउट तो नहीं है आपको? अब वो सीता वाला एक एग्जाम्पल था ना, सीता हाथ से दाल चावल मिला करके खाती है और, है ना, तो अब जब वो कहीं दोबारा भी देखती है तो भी वो हाथ से दाल चावल मिला करके खाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर एसिमिलेशन, लेकिन सीता घर पे हाथ से दाल चावल खाती है, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट जाती है तब वो चम्मच से खाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकोमोडेशन, यानी कि चीज़ें हमने चेंज करी। ओके तो भाई क्लियर हो गया हो तो बता दो। अरे मैडम ये कैसा सवाल पूछ रही हो बच्चे से, किसके बारे में बात कर रहे हो भैया? किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप? तो आ जाओ देख लो आकर के, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, है ना? इसने क्या किया, इसने पहली बार एक 4 पैर वाले कुत्ते को देखा भैया, ओके, और यहाँ पर क्या किया, इसको लगा कि भाई जो 4 पैर वाला है इसका पेट है, कुत्ता है,
ओके तो यहाँ पर क्या बोलेगा, अब इसको ये डॉग ही बोलेगा। ओके तो यहाँ पर इसका जो पेट था उसको भी डॉग ही बोल रहा है, और जो 4 पैर वाला कुत्ता देखा था उसको भी डॉग ही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने एकोमोडेशन के बारे में बात करी तो भैया हिज 4 लेग्ड पेट इज अ डॉग। लेकिन अब जरूरी नहीं कि जो बिल्ली है उसके 4 पैर है तो बिल्ली भी डॉग हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है ना। तो बिल्ली को बिल्ली, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जानकारी को हूबहू ऐड किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, आप समझ में आ गया हो तो बता दो भाई मुझे। क्लियर? ओके डोगोलिना है, डोगोलिना, चलो ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके तो हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग, आइए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है जहाँ से सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न आपका ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं, और हम समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वो कोशिश हमारी गलत हो जाती है ना। तो एक एक टर्म को हम अच्छे से समझ लेंगे, आप लोग भी एक्सप्लेन करते हुए चलना, लिखते हुए चलिएगा। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु स्थायित्व के बारे में, मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बात करते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, प्लीज़ क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। अगर आपको पसंद आ रही है देन प्लीज़ टू लाइक। ओके आइए, तो भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम देखते हैं, आ जाओ। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपके लिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आपके घर में, उनके साथ में आप खेल रहे होते हो, है ना। आप अपने ऐसे फेस पे टॉवल डालोगे, फिर ऐसे हटा लोगे, करते ना करते कि बच्चे के सामने से हम हट गए, तो बच्चे के सामने जब हम आते हैं तो बच्चा खिलखिलाना शुरू कर देता है। अब देखो, जैसे बच्चे को आपने एक फ़ोन दे दिया, बच्चे ने बहुत ज़्यादा जब उससे खेलना शुरू किया, आपको लगा कि अब भाई साहब हमारा फ़ोन यहाँ पर टूट ही जाएगा एकदम, है ना। तब आपने वहाँ पर क्या किया, फ़ोन उससे लेकर के पीछे छिपा दिया, बोला कि भाई कुत्ता लेकर के गया है, डॉग लेकर के गया है, बिल्ली ले गई, माऊ ले गया, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। ओके आ जाओ। अरे हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वस्तु आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस बनी हुई है, उसका अस्तित्व बना हुआ है भाई, तो इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्लियर हो गया हो तो बता दो जल्दी से एक बार कि आंखों के सामने, मैं लिख देती हूँ, आंखों से ओझल यानी कि गायब या हट जाना, ओझल हो जाने के बाद भी वस्तु का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बनी रहती है। ठीक है, तो भाई इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व। ओके क्लियर? हाँ, बाबा ले गए या डॉगी ले गया या कोई भी ले गया, ऐसे बोल देते हैं। हेलो गौरव, खुश रहो। ओके तो ये हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके अब हम बात करते हैं दूसरी एक टर्म के बारे में जिसे हम कहते हैं इगोसेंट्रिक बिहेवियर। तो इगोसेंट्रिक बिहेवियर क्या है? जब बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, जब बच्चा दूसरों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होता है, बातचीत नहीं करता है, तो इसको कहते हैं इगोसेंट्रिक बिहेवियर, है ना। कि भाई उसको लगता है कि सारी चीज़ें बस हमारे ही इर्द गिर्द है, सब हमसे बिलोंग करता है, सब मेरी वजह से ही हो रहा है। ओके सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ दिमाग में, अभी मम्मी पापा की लड़ाई भी हुई है, मेरी वजह से हो रही है ना। कुछ भी हुआ है तो मेरी वजह से हो रहा है। वो लाइन याद आ गई, मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ, है। मतलब बच्चा एगोसेंट्रिक है, उसको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही सब मेरी वजह से हो रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड इगोसेंट्रिक बिहेवियर। जो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ओके आइए, तो भाई हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी जीववाद यानी कि एनिमिज्म। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एनिमिज्म तो याद ही होगा कि नहीं याद है? याद है एनिमिज्म? हाँ, निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना, इसको कहते हैं एनिमिज्म।
जब वो फ्लावर को देख रहा होता है, बात कर रहा है, तो एगोसेंट्रिक, ठीक है, गुड, ओके। हाँ, तो एनिमिज्म क्या है? जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझता है, मीन्स नॉन लिविंग में क्या करता है, लिविंग उनको समझता है, सजीव समझता है। जैसे कि एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया को खाना खिला रही है, उसको लग रहा है कि ये भी खाएगी। गुड़िया इन केस गिर गई तो भाई साहब रोना शुरू कर देगी, चोट लग गई होगी, गुड्डे गुड़ियों की शादी करा रही होती है ना। सूरज आज उदास है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं। अभी मान लो दीवार से चोट लग गई तो मम्मी दीवार को मार दे रही हैं कि अरे बेटा कोई बात नहीं, देखो मैंने भी इसकी पिटाई कर दी, है ना। हाँ, तो निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना, इसको ही कहते हैं हम क्या, इसको हम कहते हैं एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। निर्जीव, मैं लिख देती हूँ, निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपका कहलाता है जीववाद। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट हुआ होगा, अगर हुआ हो तो बोल दो। बच्चा नहीं है, वो चिंटू है, बस भैया बस बस, ठीक है, चिंटू चिंटू पिंटू जो भी है ना। अगला पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबिलिटी, अविलोम्यता या अपलटावीपन। ओके, इस पॉइंट को देख लेते हैं, आइए। अच्छा, बता देंगे तो आप नहीं बताएंगे, इसलिए मुझे ये सैयद मतलब हिसाब है, खुद बता दोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं बता रहे हो। लिखो भैया एटलीस्ट। हाँ, लिखना पड़ेगा ना आपको, लिखोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको भी समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इरिवर्सिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, भाई इसका मतलब क्या है? इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ही है कि वापस नहीं लौट पाना। गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही है हमारी इरिवर्सिबिलिटी में, है ना। तो भाई वापस नहीं लौटना। अब देखो वापस कैसे नहीं लौटते हैं। ओके, आ जाओ अभी देखते हैं। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, जो स्कूल जा तो सकता है पर वो घर वापस नहीं आ पाता है ना। छोटे बच्चा आपने देखा होगा जो आपको 1 से 10 तक की गिनती तो जिसको पता होगी, लेकिन वो 10 से 1 की गिनती आपको नहीं सुना पाएगा, है कि नहीं। अब मान लो हमने उसको दिया कि भैया 2 गुणे 3, उसने टेबल याद किया था, 2 गुणे तो उसने 6 कर दिया, लेकिन अभी मैं बोल दूं कि 3 गुणा 2 कर दो, तो भाई बच्चा कहेगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है, 3 गुणा तो नहीं कर पाएगा, वापस नहीं लौट पा रहा है। अब क्या है, वो गेट बंद तो कर लेगा, लेकिन वो वापस खोल नहीं पाता है, फिर वो रोना शुरू कर देता है ना। पीहू थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो अपलटावीपन या अविलोम्यता का मतलब यही होता है कि बच्चा वापस नहीं लौट पाता है ना। जो चीज़ों, अगर वो शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाता है तो वो शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता है, इसी को कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। मैं ब्लॉक नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे हाथ में चीज़ नहीं है। अगर टेक्निकल टीम देख रही है देन दे कैन ब्लॉक, है ना। तो क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पे तो नहीं हूँ। हाँ, तो इरिवर्सिबिलिटी चलने दो, इग्नोर करो, ऐसे चिल करो, क्यों इतना लोड क्यों लेना भाई, है। हाँ, तो इरिवर्सिबिलिटी मीन्स वापस नहीं लौट पाना, और अगर बच्चा लौट जाता है मीन्स वो 3 गुणा 2 वो 6 कर लेता है, तो मतलब बच्चे में पलटावीपन का गुण आ गया है, या बच्चे में विलोम्यता का गुण आ गया है, ठीक है। अब मुझे बता दो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं हुआ आपको? अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हुआ हो तो जल्दी से पूछ लो। अरे तुम लोग तो भाई साहब एकदम पीछे ही पड़ गए हैं पार्टी के। पहले गिफ्ट तो दो, बच्चों को बुला के तो लेकर के आओ, इतने तो कम बच्चे क्लास में रह रहे हैं पार्टी चाहिए भैया, ग्रुप में सब लोग इतने सारे हो, ये फेयर नहीं है भाई। दिस इज नॉट डन, दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलिए, क्लियर हो गया हो तो बता दो एक बार जल्दी से, बोलो क्लियर। थैंक यू सिद्धि, थैंक यू सो मच। डन मैम, मुझे सीटेड पेपर 2 देना है, मेरा डीएड है, क्या मैं दे सकती हूँ? ऑब्वियस सी बात है, सीटेड पेपर 2 दे सकते, डीएड वाले बच्चे दे सकते हैं तो आप भी दे सकते हो, क्या ही दिक्कत है, दे दो। बाकी बात की बात है कि आपको मौका क्या मिलता है, क्या नहीं मौका मिलता है ना।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगले कुछ टर्म को डिस्कस कर लेते हैं भैया। तो अगली हम बात करते हैं परावर्तित क्रिया, अगला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्ट एक्शंस यानी कि रिफ्लेक्सेस। ओके, तो इसको हम समझ लेते हैं। ओके, क्या है रिफ्लेक्ट एक्शंस? तो भाई आप सबको पता है कि कुछ व्यवहार बच्चों में जन्म से ही होते हैं, है ना, कुछ चीजें बच्चों में जन्म से ही होती हैं। तो जो वो जन्मजात व्यवहार होता है इसे ही कहते हैं हम क्या, रिफ्लेक्ट एक्शंस हम कहते हैं। जैसे कि टच किया तो रिस्पॉन्स करना, चूसना, अंगूठा मुंह में डालना, है ना, रोना, हंसना, खिलखिलाना। तो ये जो चीजें होती है ना, जिसको कोई सिखाता नहीं, बच्चे को कोई सिखाता है नहीं, सिखाता है, जन्म से होता है, खुद ही आ जाती है चीजें। ओके, तो भाई ऐसा व्यवहार जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्ट एक्शंस यानी कि परावर्तित क्रियाएं। ओके, आइए चलिए, तो अगला हम पॉइंट देखते हैं जिसे हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा कोई मुझे बता सकता है, एनीवन जो भाई मुझे स्कीमा के बारे में बताए? कोई व्यक्ति मुझे स्कीमा के बारे में बता सकता है? हाँ, मैकडूगल ने 14 टाइप आपको बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के, है ना, और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ठीक है, चलो भी बता दो जल्दी से। हाँ, तो स्कीमा होता है ज्ञान का संगठित भंडार, पॉकेट ऑफ नॉलेज, पैकेट ऑफ नॉलेज, स्टोरेज ऑफ नॉलेज, है ना, इसको कहते हैं स्कीमा, पैकेट्स ऑफ नॉलेज, राइट। तो बेसिकली ज्ञान का संगठित भंडार, ओके, इसको कहते हैं स्कीमा, ज्ञान का संगठित संगठित भंडार, है ना, पैकेट ऑफ नॉलेज, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्कीमा। ओके, जो अभी आप ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, ओके, इस टाइम पे जो आप ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आप स्टोरी तो कर रहे हो, स्टोरेज ऑफ नॉलेज भी हम इसको कहते हैं, है ना, स्टोरेज ऑफ नॉलेज भी इसको हम कह देते हैं। तो भाई स्कीमा इस ज्ञान का संगठित भंडार या ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्कीमा। समझ में अगर आ गया हो तो मुझे बता दो। जैसे कि इस टाइम आप लोग पियाजे को पढ़ रहे हो और पियाजे के ऊपर आप पूरा सब कुछ याद कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पर भाई इसे कहते हैं ज्ञान का संगठित भंडार। बेटा दोगेश, जो भी आपका नाम है, प्लीज स्टे इन लिमिट्स, ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग आयहाना। आइए, अब जब आप पियाजे को याद कर रहे हो, आप पियाजे को पढ़ रहे हो, आप नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप सब कुछ दिमाग में आपके है, ओके, आप स्टोर कर रहे हो, लेकिन जब आप एग्जाम निशी मैं नहीं कर सकती हूँ ना, इसलिए तो अभी इनको इग्नोर करो, है ना। चलो, हाँ, स्कीमा क्या है, ज्ञान का संगठित भंडार, ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान का निर्माण करना, ओके। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में। तो जिस ज्ञान को अभी आप इकट्ठा कर रहे हो, है ना, जिस ज्ञान को अभी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उसी को सही ढंग से यूज करना, इसे कहते हैं स्कीम, ठीक है। तो सही ढंग से उपयोग करना इकट्ठा किए हुए ज्ञान को, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्कीम। अभी एग्जाम्पल अपना वही वाला बढ़िया मेमोरी चिप में गाने हमने भर लिए, है कि नहीं लावण्या, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने मेमोरी में हमने बहुत सारे गाने, उसमें ब्रेकअप सॉन्ग है, उसमें सारे अलग अलग कैटेगरी के सॉन्ग हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया भाई साहब, हमारे पास वही मेमोरी जिससे हम जो चिप होती वही है स्कीमा, ठीक है। आप जिस टाइम पे जिस गाने की नीड हुई उस गाने को सुनना, यूज करना, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे स्कीम। तो भाई मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आपको, जल्दी से बोलो, किसी तरह का कोई डाउट है आप लोगों को, प्लीज जस्ट लेट मी नो।
क्लियर? हाँ, वही मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी चलना हो। आइए अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इन टर्म को डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी नीड हो रिशु वहाँ पे, है कि नहीं? हाँ, तो भाई संरक्षण का अभाव इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तुम्हें चिंटू पिंटू दिख रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर समझो आकर के हिसाब क्या चल रहा है। मेरा बर्थडे सॉन्ग तुम्हें सुनना है? देखो आकर के इनके सामने 2 ग्लास है ना? सेम साइज के 2 ग्लास है, ओके, और बराबर पानी दोनों में भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया, एक तो ये वाला ग्लास आपका वही है, ठीक है। अब एक यहाँ पर ये लंबा ग्लास लाए लेकिन ये चौड़ा नहीं है। इसमें इन्होंने क्या किया, इस दूसरे वाले ग्लास का पानी इसमें इन्होंने डाल दिया। अब बच्चे से पूछा गया कि भाई ज्यादा पानी कहाँ पर है? बच्चे से पूछा गया कि ज्यादा पानी कहाँ पर है, तो बच्चे ने कहा कि इस लंबे वाले ग्लास में ज्यादा पानी है ना? हाँ, तो इस लंबे वाले ग्लास में ज्यादा पानी है, तो बच्चे में क्या हुआ, बच्चे ने द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट को कंजर्व ही नहीं कर पाया, संरक्षित ही नहीं कर पाया उसने यहाँ पर। तो बच्चे में कौन सा गुण देखने को मिल रहा है आपको? संरक्षण का अभाव है क्या? सेंट्रलाइजेशन है क्या? वो केंद्रीकरण दिखा रहा है बच्चा? जल्दी से आंसर कर दो भाई। तो यहाँ पर बच्चे में केंद्रीकरण दिख रहा है आपको कि वो स्टोर नहीं कर पा रहा है, वो अभी इस टाइम पे इस लेवल पे मास द्रव्यमान वगैरह को नहीं समझ पा रहा है। खुश रहो सूरज, ठीक है? तो क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बता दो। अरहाना कोई डाउट? मैम ये क्लास दोबारा भी चलती है क्या? कह रही ये साइंस किसने बनाए? ये साइंस नहीं है, मनोविज्ञान है भैया, है ना? एवरेज टाइप। ये 10 बजे क्लास आपकी चलती है, ठीक है, और इसके बाद में 1:30 बजे प्री क्लास होगी इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड। ओके, तो आपको आना है। अब आपके साथ में कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ कि अगर इनकेस आप लोगों को, इनकेस नहीं, आपको अगर तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी आप करना चाहते हैं सीटेट के एग्ज़ाम की या स्टेट टेट के एग्ज़ाम की, तो बैच अवेलेबल है, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग मेरा कूपन कोड मोनिका20, ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आप 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं सुपर कोचिंग पर। आपके टेक्स्ट बुक के ऐप में एक ऑप्शन आपको मिलता है सुपर कोचिंग का, जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, ओके, आपने इसको लिख देना है मोनिका20, इससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, ठीक है, ओके। ओके, चलिए, तो इतना काम आपको कर लेना है। अब हम बाकी आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं। ओके, आ जाओ। मेरा नाम है मोनिका कुशवाहा और निक नेम मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मोनिका इज ओके। ओके, अब भाई ज़रूरी है ये भी। हाँ, अभी MK 200 को भूल जाओ, मोनिका20 याद रखो, कैपिटल लेटर में मोनिका MONIKA और 20, ठीक है, ये याद रखो अभी। ओके, हाँ, तो भाई ये केंद्रीकरण वाले टर्म आपको समझ में आ गई हो तो मुझे बता दो एक बार जरा सा। केंद्रीकरण समझ में आ गया है? अभी MK 200 जस्ट भूल जाओ, अब याद रखना है आपको मोनिका20, ओके, और टेक्स्ट बुक पे ये है कोड। क्लियर? हाँ, अब देखो आकर के यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, लेकिन अब अगर बच्चे के दिमाग में ये आ जाए, अब आप समझिएगा ध्यान से, कि भाई बच्चे को पता लग जाए कि भाई समान मात्रा है, सेम क्वांटिटी है, बस यहाँ पर ग्लासेस को चेंज किया गया है, दोनों में बराबर है ना? हम लोग वाला मैगी वाला हाल जो मैंने आपको बताया था ना, कि भाई 2 पैकेट मम्मी ने मैगी बनाई और एक को कटोरी में दे दी, एक को प्लेट में दे दी, तो प्लेट वाली ज़्यादा लगी, तो यहाँ पर क्या है, संरक्षण का अभाव है। अब यहाँ पर मम्मी, अब बच्चे ने क्या किया, जब बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा, तो उसने कहा कि भाई दोनों मैगी बराबर है, चाहे प्लेट की है चाहे कटोरी की, तुम्हें जो मना है वो ले लो। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, थैंक यू रहाना, थैंक यू सो मच। तो बच्चे में फिर आ गया कौन सा गुण, विकेंद्रीकरण का गुण आ गया ना बच्चे में, है ना? तो इसे कह देंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का गुण आ गया।
क्लियर हो गया हो तो मुझे बता दो भैया जल्दी से। हाँ ऐसे ही तुम लोग मेरा नाम रखो, है ना, कुछ भी। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे। देखो इसके क्वेश्चंस मैं 1:30 बजे ऐप पे कराऊंगी, प्रॉपर पोल होगा, लाइव क्लास होगी, और अगर गलत किया ना तो पिटाई लग जाएगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ तो क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन भैया आपका क्या है समझिएगा आकर के। क्लासिफिकेशन मीन्स जब हम सामान्य गुणों के आधार पर चीज़ों का वर्गीकरण कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेना, मान लीजिए कुछ ठोस चीज़ें थी बच्चे के सामने रखी थी, कुछ लिक्विड वाली चीज़ें बच्चे के सामने रखी हुई थी, कुछ गैसीय अवस्था में चीज़ें थी, तो बच्चे से बोला गया इन सबको अलग अलग करो, ठोस द्रव गैस में, है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस में अलग करो। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने भैया ठोस को अलग किया, गैसेस को अलग किया, लिक्विड को अलग कर दिया, तो क्लासिफिकेशन कर लिया बच्चे ने ना, बच्चे ने क्लासिफिकेशन कर लिया। तो भाई इसी गुण को हम कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखो इस बार ही सीटेट पे में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके, जहां पर सिर्फ और सिर्फ टर्म से क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहां पर स्टेजेस को नहीं डिफाइन किया गया, वहां से क्वेश्चंस नहीं रहे, यहाँ पर पूछा गया, यहाँ से इन टर्म से क्वेश्चंस रखे गए वहां पे, ओके। और अगला जो आपका टर्म, इसे हम कहते हैं श्रेणीकरण, सीरिएशन। तो भाई श्रेणीकरण में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको कह दूं, क्या बच्चे नहीं लेंगे तो आपकी क्लास नहीं, क्या कह रहे हो, अरे वो 1:30 बजे क्लास आपकी फ्री क्लास है, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ ठीक है। तो श्रेणीकरण में जैसे कि हमने क्या बोला, हमने कहा कि भैया फर्स्ट नंबर पे निशी, सेकंड नंबर पे अरहाना, तीसरे नंबर पे ज्ञानाक्षा, फोर्थ नंबर पे अखिलेश, फिफ्थ नंबर पे फलाने, सिक्स नंबर पे ढिमकाने, है ना, 7 नंबर पे मैं। तो ये क्या किया, एक सीक्वेंस दे दिया हमने उन चीज़ों को, ठीक है। या इनसे राम लंबे हैं, उनसे लंबे श्याम हैं, उनसे लंबे मोहन हैं, तो एक सीक्वेंस हमने दे दिया ना इस चीज़ को, ओके। तो दिस इज कॉल्ड श्रेणीकरण। अब मुझे लग रहा है कि जितनी इंपॉर्टेंट टर्म थी मैंने डिस्कस कर दी, आई गेस। कोई डाउट तो नहीं हुआ, जल्दी से बता दो भाई, एनी डाउट, क्लियर सभी को, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या, अब हम डिस्कस करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो पियाजे ने आपको 4 अवस्थाएं दी हुई हैं विकास की, हेलो वीरा, ओके, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी हैं। अब मैं आगे डिस्कस आपसे ये करूंगी कि भाई कौन सी स्टेज में कौन सा गुण बच्चों में देखने को मिलता है, मैंने शेयर किया था। तो भाई पहली स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज है आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 साल तक, ओके। और दूसरी स्टेज आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक। और तीसरी स्टेज आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। और फोर्थ स्टेज आपकी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 15 ईयर्स। गलत नहीं करना है कुछ भी आपको आज 1:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है, ऐप पे आइएगा आप लोग, ओके। चलिए तो भाई आगे हम देख लेते हैं एक एक स्टेज में बच्चों में कौन कौन से गुण डेवलप होते हैं, बस थोड़ी सी क्लास बची खत्म कर लेते हैं, है ना। तो भाई सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 साल तक होती है, यहाँ पर बच्चा अपने सेंसेस यानी कि जो उसके संवेदी अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, है ना, और एक्टिविटीज, गतिविधियाँ, है ना, शारीरिक गतिविधियाँ, इनको करके बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। तो किस स्टेज में बच्चा सेंसेस और शारीरिक गतिविधि के थ्रू अपना ज्ञान का निर्माण करता है, तो आपका आंसर लगा देना संवेदी पेशी अवस्था। अब आप मुझे बताएंगे कि इस स्टेज में कौन कौन से गुण बच्चे में पाए जाते हैं, जल्दी से बता दो, मैं भी लिख देती हूँ। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है फर्स्ट स्टेज के एंड में, है ना, जब बच्चा आपका होता है एंड में, यानी कि वो कौन से टाइम पे, 24 महीने उससे थोड़ा सा पहले आ जाती है।
शुरुआत के 3-4 मंथ तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का कोई गुण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बुशरा गुड मॉर्निंग। ओके, वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। बच्चे में अनुकरणात्मक यानी कि इमिटेट बिहेवियर, दूसरों को नकल करके वो बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां यानी कि इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर बच्चा इसी स्टेज में दिखाता है। तो ये गुण बच्चों में पाए जाते हैं इस स्टेज में, संवेदी पेशी अवस्था में। आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, हाँ, संवेदी पेशी अवस्था के 6 सब स्टेजेस हैं, इनको किसी दिन मैं ज़रूर डिफाइन करूँगी। ठीक है, 6 सब स्टेजेस हैं, इनको डिफाइन करूँगी। दूसरी जो स्टेज आपकी आती है उसको हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से। इस स्टेज में बच्चों में भाषा, प्रतीक चिन्ह है ना, सिंबल, मेक बिलीव प्ले मीन्स खेल वगैरह, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं बच्चों में। भाषा, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से भाषा को समझना, ये सब चीजें बच्चों में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी। अब हम इसमें और कौन कौन सी चीजें आती हैं। इरिवर्सिबिलिटी बच्चों में इसी स्टेज में पाई जाती है। अविलोमीयता, ठीक है, इसी स्टेज में बच्चे में ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है, मीन्स सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, अहम केंद्रित व्यवहार होता है इसी स्टेज में बच्चे में। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है बच्चे में इस स्टेज में, तो भाई इसी स्टेज में बच्चे में पाया जाता है संरक्षण का अभाव यानी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो संरक्षण का अभाव पाया जाता है इसी स्टेज में, यानी कि केंद्रीकरण, सेंट्रेशन का गुण होता है बच्चों में। ठीक है, जीववाद, एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना, वो भी इसी स्टेज में पाया जाता है बच्चों में। ओके, कोई डाउट जल्दी से बता दो। हाँ, इसकी 2 सब स्टेज है, राइट, इसकी 2, किसी दिन जब मैं प्रॉपर और थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी, इसकी 2 सब स्टेज है। तो ये गुण आपके पाए जाते हैं इसी स्टेज में। इसके अलावा बच्चों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी इसी स्टेज में पाया जाता है। देखो जितनी इंपॉर्टेंट टर्म थी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ शुरुआत में। ओके, तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी पाया जाता है इसी स्टेज में। ओके, तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम तीसरी स्टेज के पास में पहुंचते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में कौन कौन से गुण आते हैं, देखो आकर के एक चीज बता दूं आपको, जो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है, ठीक है, और जो जीववाद है, ये दोनों प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिमिटेशंस है, कोई गुण नहीं है, सीमा है, ये दिखाती है कि भाई बच्चे का बिहेवियर कितना लिमिटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, तो भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे में तर्क का प्रॉपर जो गुण होता है वो आ जाता है। बच्चा चीज़ों को देख करके चिंतन करना शुरू कर देता है, वस्तु और घटनाओं को देखकर चिंतन, यानी कि मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग बच्चे में आ जाती है इसी स्टेज में। लिख देती हूँ मैं, वस्तु एवं घटना को देख चिंतन। ठीक है, तो इसी स्टेज में होती है। इसके अलावा संरक्षण का अभाव सेकेंड स्टेज में था, तो बच्चे में संरक्षण का गुण यानी कि द्रव्यमान वगैरह समझना, भार समझना, वो थर्ड स्टेज में आ जाता है, मीन्स विकेंद्रीकरण का गुण बच्चे में आ जाता है थर्ड स्टेज में। ठीक है, कोई डाउट बोलो। हाँ, तर्क करना प्रॉपर शुरू कर देता है। ठीक है, वेरी गुड। बच्चे में कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण का गुण आ जाता है थर्ड स्टेज में। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई कोई चीज हो रही, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, तो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी गंदी है थोड़ी सी, है ना, वैसे ही पता है होशियार लोगों का राइटिंग गंदा ही होता है। आ जाओ। तो कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि साइकिल तेज चलाओ जल्दी पहुंच जाएंगे, धूप में कपड़े सूख जाते हैं, पढ़ लीजिए तो पास हो जाइएगा। ओके, क्लास देख लो तो नॉलेज बढ़ जाएगा। ओके, तो भाई कोई काम हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो ये कॉज एंड इफेक्ट होता है, ये गुण भी इसी स्टेज में आ जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्कना भी इसी स्टेज में आ जाती है।
ठीक है, ओके। चलिए अगला पॉइंट आपका, और कौन कौन से विलोमीयता का गुण बच्चे में आ जाता है इसी स्टेज में। ठीक है, बच्चा चीजों में सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना शुरू कर देता है, समानता देखना शुरू कर देता है, बच्चा अंतर डिफरेंशियस करना शुरू कर देता है, चीजों के बीच में अंतर करना शुरू कर देता है, बच्चा क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, यानी कि वर्गीकरण करना शुरू कर देता है, बच्चा श्रेणीकरण करना शुरू कर देता है। इसी स्टेज में सीरिएशन का गुण आ जाता है। कोई डाउट? अरे मजाक कर रहे हैं भाई, हैं? खुद की तारीफ भी नहीं कर सकते क्या? वो भी आज के दिन तो कर ही सकती हूँ, है कि नहीं? बोलो, इतना हक तो है ही ना। चलो भाई शेयर करते रहा करो, बहुत कम जनसंख्या रही है आज की क्लास में। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इनकेस एक दो चीज़ें छूट गई हो तो वो सभी मैं इंक्लूड कर दूंगी एमसीक्यूज के थ्रू। 11+ आपकी है 4th स्टेज, यहाँ पर अमूर्त चिंतन आ जाता है। ठीक है, मतलब बिना वस्तु को देखे हुए चिंतन करना, तो अमूर्त चिंतन बच्चे में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण बच्चे में आ जाता है, समस्या समाधान का गुण आ जाता है। ठीक है, इसी स्टेज में बच्चा काल्पनिक चिंतन करता है, यानी कि इमेजिनरी थिंकिंग स्टार्ट होती है। ओके, चलिए इसी स्टेज में बच्चे में जैसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, तो भाई अनअकैडमी पर असिस्ट, हाँ, तो भाई जिसे हम कहते हैं क्या, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स काल्पनिक चिंतन। ओके, परिकल्पनात्मक चिंतन, तो ये चीजें आपकी आ जाती हैं, या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे में इसी स्टेज में आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, ये सब चीजें आपकी आ जाती है 4th स्टेज में। कोई डाउट? क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, अभी बच्चा बड़ा हो गया ना, तो ये सब चीजें बच्चे में आ जाएंगी। ठीक है, चलो तो एक चीज बता दूं, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आपको मैं बताना चाहूंगी, जो बच्चे का विकास होता है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों होता है। ठीक है, आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों होता है। ओके, एनी डाउट? चलिए तो कुछ पॉइंट लास्ट में देख लेते हैं। आपके जीन पियाजे जी ने जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के ऊपर बल दिया है, आनुवंशिकता के ऊपर ये फोकस करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आनुवंशिकता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के ऊपर ये फोकस करते हैं। ओके, इसके ऊपर इन्होंने बात कर, पूछ दिया जाता है ये भी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विचार पहले भाषा बाद में आती है। ओके, हाँ, विचार थॉट फर्स्ट होंगे और लैंग्वेज बाद में होगी। और आपको बता दूं एक टर्म है जिसमें कहा है कि बच्चा स्वयं से बात करते हुए अपना ज्ञान का, बस 2 मिनट दे दो, बस खत्म होने वाला है। ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं जब बच्चा स्वयं से, जैसे कि हम लोग भी खुद से बातें करते हैं ना, बुदबुदा करके अपने आप में बातें करते रहते हैं, तो स्वयं से बात करना, इसको जीन पियाजे जी ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच, और इसे इग्नोर किया है, निम्न माना हुआ है। ठीक है, चलिए तो भाई जीन पियाजे समझ में आ गए हो तो बता दो मुझे जल्दी से। आ गए आप लोगों को समझ में? बता दो भाई। क्लास का टाइमिंग 10 बजे आपका है यूट्यूब का, और 1:30 बजे प्रैक्टिस क्लास आपको टेक्स्ट बुक के ऐप पे मिलेगी, जो कि आपकी फ्री क्लासेस हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो भाई इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग पेड क्लासेस लेना चाहते हैं देन प्लीज़ मोनिका 20 जो प्लस क्लासेस मेरी होंगी वो आपकी यहाँ पर होंगी, और फ्री क्लास है 1:30 बजे। ठीक है, समझ में आ गया हो तो बता दो भैया। क्लियर सभी को? या ये नहीं कोई डाउट किसी भी तरह का? ठीक है, ओके, चलिए तो आप लोग 1:30 पे मुझे मिलेंगे टेक्स्ट बुक के ऐप पे, हम एमसीक्यूज करेंगे पियाजे के ही।
तो देखते हैं कितने बच्चों ने समझा है उन चीज़ों को। और इसके अलावा कल 10 बजे फिर से आपकी क्लास होगी एक नई थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच, अपना अपना ख्याल रखिए। और टेक्स्ट बुक आपका है वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव क्लासेस, प्री क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, स्टडी नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए बुशरा, आप प्ले स्टोर पे जाकर के टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पर सीटेट और स्टेट टेट को गोल को ऐड कर लेना, सुपर कोचिंग के ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। आपको क्लासेस मिल जाएंगी, बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक ज़रूर कर देना, लास्ट में कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, ओके। और हाँ शेयर, हाँ पोल भी है, एकदम पोल है, क्यों टेंशन ले रहा हूँ, सब कुछ है, ओके। थैंक यू।